गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे दो चर वाली रैखिक समीकरण युग। आज कुछ और प्रश्न अपन इसके हल करेंगे, है ना। फिर कल से अपन नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। 4 नंबर का क्योंकि एक प्रश्न आना है तो वो हमसे किसी भी तरह से छूटे ना, वो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले सभी, है ना। तो दो तीन प्रश्न और देखेंगे आज, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, देखो। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये मैंने पहले ही बता चुका है ना। अद्वितीय हल कब होता है, कंडीशंस लिखवाई थी ना, जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक है। तो पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो क्या दिया गया है समीकरण हमको, समीकरण दिया गया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। और हमको बताना है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल। फिर मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, ये तीन चीजें, तीन कंडीशन हमको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेनी है, कंठस्थ कर लेनी है ना। यदि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। कैसा हल होगा, अद्वितीय। दूसरी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी शर्त, तीनों बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो इसके हल कैसे होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंतः। ये तीन शर्तें हमको बेटा अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। तो पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। कैसा हल बोल रहा है, अद्वितीय। तो अद्वितीय हल की कौन सी शर्त होती है, पहली शर्त होती है ना। तो बस यही शर्त हम यहाँ पर लगाएंगे। उससे पहले इसका मानक रूप हम a1 b1 c1 सब निकाल लें। तो समीकरण 1 से निकाला, a1 का मान 4 x का गुणांक, ठीक है। b1 का मान p और c1 का मान क्या हो गया, a1 b1 c1। a2 का मान 2, b2 का मान y का गुणांक ये भी 2 और c2 का मान भी कितना है, 2। अब हमको बताना है कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल कब होता है बेटा, जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, है ना। चूंकि समीकरण निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय है। कैसा है, अद्वितीय है। अतः इसकी शर्त लगा दी हमने, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। मान रख दो, a1 का मान 4/a2 का मान 2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 का मान, b1 का मान ये है p और b2 का मान, b2 का मान ये दिया हुआ है 2। ये गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8/2 डज नॉट इज इक्वल टू p, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 आ गया, डज नॉट इज इक्वल टू p, या p डज नॉट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब p के किन मानों के लिए, हमको पूछा है ना p के किन मानों के लिए, तो किन मानों के लिए p डज नॉट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब p का मान कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा p का मान कुछ भी हो सकता है। तो p के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो किन मानों के लिए, 4 को छोड़कर, p डज नॉट इज इक्वल टू 4 मतलब p का मान सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट, इसको साफ कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसको हल करें, अपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, है ना। क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण क्या है बेटा,
2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस तरीके से ये समीकरण दो दिए हैं। हम इनको विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि मतलब विलोपित करना। यहाँ पर हमको ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऊपर भी 2x है और नीचे भी 2x है। सीधे इसमें से इसको हम घटा दें। क्या कर दें? सीधे इसको घटा दें। घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। ये 2x धन और 2x ऋण क्या हो गए? कैंसिल। 3y धन और 4y ये भी धन हो गए। पहले ऋण के थे, ऋण 4y, लेकिन फिर प्लस के हो गए क्योंकि घटाया हमने। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 3y और 4y जोड़ के कितने हो गए? 7y। और 11 और ये 24 भी प्लस के हो गए, तो 24 और 11 हो गए कितने? 35। इस तरीके से y बराबर 35/7। 7 एकम 7 और 7 पना 35। इस तरीके से y का मान क्या मिल गया हमको? 5। y का मान समीकरण रख दो, एक या दो किसी में भी रख दें। ये एक और ये दो। y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y का मान क्या रख दिया? 5 बराबर 11। तो 2x धन 3×5 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11। 15 पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर किया, धन 15 है, बराबर के उस पार जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 ऋण 15, ऋण के क्या बचे? 4। ठीक है, 2x बराबर ऋण 4। तो x बराबर ऋण 4/2। x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया बेटा x का मान 5, y का मान 5 और x का मान ऋण 2 निकल आए। तो इस समीकरण में तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमको इसको हल करना था। हल कीजिए मतलब x का और y का मान सबसे पहले हम प्राप्त करें। ठीक है, x का और y का। फिर हल करने के बाद क्या करना है? इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? इसमें m का मान कब? जब y बराबर mx प्लस 3। अब ये जो x और y के मान निकाले ना, इसको यहाँ पर रख देंगे तो m मिल जाएगा। y की जगह क्या रख देंगे? 5 बराबर m, x की जगह क्या रख देंगे? -2 और प्लस 3। तो 5 बराबर 2 का इंटू कर दिया, -2m प्लस 3। -2m पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ, प्लस के हो गए, और 5 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस के हो गए 5। ठीक है, तो 2m बराबर 3 ऋण 5, तो ऋण के 2। इस तरीके से m का मान आ जाएगा ऋण 2/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 एकम 2। m का मान क्या आ गया? -1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। हमारे पास 5 पेंसिल है और 7 कलम है। ठीक है, और उनका मूल्य मिला के कितना है? 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमको। हमने माना, क्या माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया बेटा? मान लिया x रुपए। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य, उसको क्या मान लिया अपन ने? y। ठीक है, एक पेंसिल के मूल्य को क्या मान लिया? x, और एक कलम के मूल्य को क्या मान लिया? y। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न हमको? कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। तथा 7 कलम, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 7y। तो 5
5 पेंसिल का मूल 5x और 7 कलम का मूल 7y, क्योंकि एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का 1y तो 7 कलम का 7y, और इनका मिला के 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो कुल मूल है वो कितने किसके बराबर है? वो 50 रुपए की बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखें, जबकि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का क्या हो गया 7x, और 5 कलम का, एक कलम का y है तो 5 कलम का क्या हो गया 5y, और इन दोनों का जो मूल है वो कुल मिला के कितना है 46 रुपए है। समीकरण नंबर 2। बस फिर इसको अब हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। विलोपन विधि देखो बहुत सरल मैंने बताया है, इसके गुणांक का ऊपर और ऊपर के गुणांक का नीचे। यहाँ कितना है 7, मतलब इसमें 7 का गुणा कर दिया, और यहाँ कितना है 5, मतलब इसमें कितने का गुणा कर दिया 5 का। लिख दो इसको। समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है इसमें कितने का गुणा कर रहा है, नीचे x का गुणांक 7 था ना, तो 7 का, तथा समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं 5 का गुणा करने पर। कर दो गुणा। अब ये 7 का जब समीकरण 1 में करेंगे तो 7 पना 35x धन 7 सतैया 49y बराबर 7 का गुणा 50 में करो, 7 शून्य शून्य, 7 पना 35। ठीक है। फिर यहाँ 5 का करेंगे, 5 सत्ते 35x धन 5m 25y, और बराबर 5 का इधर कर दो, 5 छक्का 30, 3 5 चौको 20, 20 और 3 23, 230। फिर घटा दो बेटा, ये ऋण और ये भी ऋण, तो ये 35 से 35 कैंसिल, 49 और ऋण 25, तो क्या बच जाएंगे इसको धन के 24y, और 350 में से 230 घटा दो, 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 120, तो y बराबर 120/24। काट दो इसको, 2 से काट दो, 4 से, 24 से, किसी से भी 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24। ठीक है। और 24 पंचे 120, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। क्या आ गया 5। ठीक है। अब y का मान कहीं भी रख दो, 1 में या 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था बेटा 5x धन 7y बराबर 50। 5x धन 7y का मान कितना है 5 बराबर 50। 5x धन 7 पना 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस ये 35 को पक्षांतर कर दिया, तो 5x बराबर 50 से 35 गए 15, तो x बराबर 15/5। इस तरीके से x का मान आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15। x का मान आया 3 और y का मान 5। x का मान 3, x क्या माना है हमने, माना एक पेंसिल का मूल x है, मतलब एक पेंसिल का मूल अब हमको कितना मिल गया 3। यही तो पूछा है, एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात करो, तो एक पेंसिल का क्या हो गया 3 रुपए, और कलम का क्या हो गया, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो y का मान कितना आया 5, तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए। ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।